पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये बार देखना है वो है कि किचन में क्या क्या इंग्रेडिएंट ज़रूरी हैं किडनी पेशेंट्स के लिए, राइट? सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्या खाना वो मेरे लिए ज़रूरी है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज अ ब्लॉक, इट फिट्स इन फ्रॉम अ किडनी कार्ड। इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स, उसके बाद में कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लूइड्स और पोटाशियम। ये चारों से मेरा जो किडनी का डाइट है वो मेंटेन रहता है। इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है वो है न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती हैं किडनी पेशेंट्स की, पहले वो समझना ज़रूरी है। दूसरा, अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मुझे है तो उसको पहले कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, बिकॉज किडनी प्रॉब्लम बढ़ता है उसकी वजह ये दोनों चीज़ें हैं। तो अगर मैंने इन दोनों को कंट्रोल में रखा खाने से तो शायद वो किडनी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना बढ़े। थर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा कटिंग डाउन द वर्कलोड ऑन द किडनी। डू नॉट इंक्रीज द वर्कलोड बाय पुटिंग सर्टन फूड्स विच विल इंसल्ट द किडनी फंक्शनिंग मोर। जो प्रोग्रेस हो रहा है उसकी स्पीड को घटाने की हमें कोशिश करनी है। रिड्यूस द सिम्टम्स, जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं जैसे फटीग है, नौशिया है, या फिर मुंह में स्वाद नहीं आना, ये बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है पेशेंट की। और एक अलग सा स्पेसिफिक डाइट होता है वो है पोस्ट ट्रांसप्लांट का डाइट। कि वाई इज डाइट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जो हम खाते हैं उससे हम अच्छा महसूस करते हैं। अगर किसी को कह दिया कि ये नहीं खाना, नमक नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तो मुझे अपने आप पहले अंदर से लो फीलिंग हो जाती है, अरे मुझे कुछ नहीं खाना है। फीलिंग ऑफ गुडनेस कम्स इन व्हेन यू ईट करेक्टली। दूसरा, वेल नरिश्ड, मतलब जो बीमारी है उसके साथ में भी अच्छा आपका जो फिजिक है उसको मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। दूसरा, हर एक पेशेंट का डाइट इंडिविजुअलाइज होता है। गाइडलाइंस भले सेम हो, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी, पर बाजू वाले पेशेंट को पूछ के मत बताइए डॉक्टर ने कहा था तुम्हें 3 ग्राम नमक है और मुझे 5 ग्राम क्यों दिया है। देयर आर पेशेंट्स लाइक दैट हु डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्फ, और वो डिस्कशन ज़रूरी है, पर जो उसको बताया है वो शायद आपको लागू नहीं होता। आपका जो बीपी का रिपोर्ट है या आपका जो वाटर रिटेंशन का प्रोग्रेस है वो अलग होता है, तो वो इंडिविजुअलाइज होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और जो स्टेजेस हैं वो होता है प्री डायलिसिस, ऑन डायलिसिस और पोस्ट ट्रांसप्लांट। ये तीनों का डाइट अलग अलग होता है। तो अगर किसी ने कहा किडनी डाइट, तो किडनी डाइट में भी ये 3 फेजेस रहते हैं जिसका डाइट हमें अलग अलग देखना ज़रूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ें देखनी जाए हैं वो है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्लूइड्स, और जो मिनरल्स हमने काउंट रखे हैं वो है पोटाशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइबर, जो मेरा वेट कंट्रोल और मेरा शुगर कंट्रोल के लिए भी ज़रूरी होता है। चलो अभी मार्केट चलते हैं। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था अभी किचन के लिए जाना है तो बेसिक मैंने कहा था हम रिविजन करेंगे। अब मार्केट चलते हैं। तो मार्केट में हम कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खरीदते, हम खरीदते क्या है? अनाज। दूसरा क्या खरीदेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके अलावा क्या खरीदेंगे? मिल्क। तो ये जो होते हैं उसको हम कहते हैं फूड ग्रुप्स। हम जो भी फूड खरीदते हैं उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा दूध, तो दूध में से मुझे कैल्शियम भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, दूध में से प्रोटीन भी मिलेगा। मतलब दूध एक फूड ग्रुप होता है, पर उसमें से न्यूट्रिएंट, ये 3 न्यूट्रिएंट मुझे मिलते हैं। सिमिलरली अगर मैंने कहा फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में से मुझे फाइबर मिलेगा, शुगर मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा। तो ये जो 3 चीज़ें थी वो न्यूट्रिएंट था, और फूड ग्रुप क्या था? फ्रूट्स। मतलब जो बेसिक फूड ग्रुप है हम खरीदते ये चीज़ें हैं, वी गो टू द मार्केट टू परचेज दीज थिंग्स। पर जब लेने जाते हैं तो हमें ये पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, बिकॉज अगर मुझे किडनी प्रॉब्लम है तो मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है वो है लो सोडियम, जिसमें कम नमक है, वो मुझे अपने बैग में लेना ज़रूरी है। तो अगर मैं सुपरमार्केट में हूँ तो सबसे पहली चीज़ हम पेशेंट को सिखाते हैं, पैकेट को टर्न करके अगर उसमें सॉल्ट कंटेंट लिखा है तो वो पढ़ने का शुरू करिए। शायद 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे आपको शॉपिंग के लिए, पर वो पढ़ने से आपको पता चलेगा कि सोडियम कितना है। इनहेरिट सोडियम अवेलेबल होता है काफ़ी सारे प्रोसेस फूड में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने बिस्किट लिया, वो छोटी सी चीज़ है, वो हम लोग ज़्यादातर रूटीन में यूज़ करते हैं, बट सोडियम कंटेंट बिस्किट में कितना है वो बिना पढ़े उसको लेना वो गलत है। दूसरा जो है वो है लो पोटाशियम। जैसे मैंने अभी कहा, पोटाशियम के लिए ज़्यादातर फ्रूट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। जैसे पेशेंट्स किडनी के रहते हैं, काफ़ी पेशेंट्स में प्रोटीन लीकेज होता है यूरिन में, यू लीक आउट द प्रोटीन इन द यूरिन, तो हमें उसको रिफिल करना ज़रूरी है। पर अगर रिफिल ज़्यादा किया तो ओवरलोड हो जाएगा और किडनी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और अगर कम रिफिल किया तो जो टंकी है जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा प्रोटीन है वो लीक होके खाली हो जाएगा। सो यू हैव टू बैलेंस द प्रोटीन, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हाई फाइबर फॉर द वेट मेंटेनेंस एंड द शुगर कंट्रोल।
लो फैट, क्योंकि एक बार अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है तो हार्ट फंक्शन भी काफ़ी समय पे कॉम्प्रोमाइज़ होने के रिस्क रहते हैं, सो उसके लिए वो ज़रूरी है। लो फॉस्फोरस एंड फ्लूइड कंट्रोल, मतलब ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें नहीं खरीदनी है, प्रोसेस चीज़ें कम खरीदनी है, वो चीज़ें मुझे ध्यान में रख के ही मुझे सुपरमार्केट में जाना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट। सो क्या याद रखना है, वो खाना ज़रूरी है जिसको हम अनाज कहते हैं, जिसमें मेरी रोटी है, चावल है, या फिर कोई भी दूसरा धान्य यानी जवारी है या राजगीरा है, जो भी हम खाते हैं वो सब मेरे लिए ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो मैंने सफिशिएंटली नहीं खाया तो मेरे शरीर का जो मसल प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी उसको कैलोरी में यूज़ करेगा। तो बराबर से कैलोरी खाना बहुत ज़रूरी है, अनाज खाना बहुत ज़रूरी है। इट्स कॉल्ड प्रोटीन स्पेयरिंग, प्रोटीन स्पेयरिंग इसके लिए उसको कहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो जैसे चावल वाला अनाज नहीं खा के रोटी वाला अनाज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो है व्हाट टू सिलेक्ट, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे ही दिए, वीट, जवार, राइस वगैरह। लो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस जैसे साबूदाना, राजगीरा, आलू। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है वो लोग ये चीज़ें भी ज़रूर खा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स में भी आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पर उसमें पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन देख के ही फ्रूट्स को पिकअप करना ज़रूरी है। दूसरा, दाल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है पर अगेन पोटेशियम भी ज़्यादा होता है। लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स, एग वाइट, चिकन, फिश, वो भी फ्रेश फिश प्रेफर करें, ये आपको सोर्सेज के रूप में काम लग सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटेनेंस के लिए। जैसे एक बार कोई किडनी पेशेंट अगर बच्चा है तो ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, पर आफ्टर सर्टन एज वो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। और बॉडी मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स हमें खाने में से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उससे कम मात्रा में लेना, वो प्रोटीन कम लेने से बॉडी की इंसल्ट होती है और प्रोटीन ज़्यादा लेने से किडनी की इंसल्ट होती है। मतलब दोनों तरीके से बैलेंस बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो है, फॉस्फोरस की मात्रा हमेशा प्रोटीन रिच खानों में होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दूध ले लें तो दूध में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस की वजह से वो ईचिंग हो सकता है या वेन कैल्सिफिकेशन हो सकता है, तो मतलब दूध नहीं पीना चाहिए? नहीं, दूध पियो, फॉस्फेट बाइंडर की गोली साथ में खा लो और दूध पियो। मतलब कॉम्बिनेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब गोली और जो आपकी फूड है उन दोनों का कोलैबोरेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। पर उसका ये मतलब है कि आप पनीर ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि उसके साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉस्फोरस इज़ वेरी हाई, पर मिल्क में कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा हल्का रहता है, तो आप वो ले सकते हैं। सो इट्स प्लस एंड माइनस फॉर एवरी इंडिविजुअल पेशेंट। प्रोटीन के लिए पनीर खा सकते हैं अगर आपका फॉस्फोरस नॉर्मल है तो। सिंपल सी चीज़ है, अगर फॉस्फोरस हाई है तब नहीं खाना है, नॉर्मल हो जाने पर बिल्कुल खाना है। ठीक है। दूसरा जो बताया, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम कह सकें मेंटेनेंस जो हमारा प्रोटीन का है वो अच्छे से होता है। उसके सोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे पनीर भी यहाँ पे दिया हुआ ही है, कर्ड दिया हुआ है, सोयाबीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन में एग वाइट, चिकन एंड फिश इज मोर प्रेफर्ड एज अ गुड क्वालिटी प्रोटीन। नेक्स्ट रहेगा, एक्सेस ऑफ प्रोटीन खाया तो क्या होगा। अभी मैंने आपको बता दिया कम खाने से क्या होगा, तो अभी एक्सेस जब खाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है, उससे यूरिया जो हम बोलते हैं उसका लेवल बढ़ता है, एंड इट विल इंक्रीज द बर्डन फॉर द किडनी टू एलिमिनेट द वेस्ट बाय द बॉडी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फैट्स एंड फाइबर्स के ऊपर। सोर्स एनर्जी के लिए फैट्स होना ज़रूरी है। तो मतलब ऐसा मत सोचिए कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है तो मुझे कोई भी ऑयल क्वांटिटी एकदम बंद करनी है। जैसे हम लोग हार्ट पेशेंट को कहते हैं कि आप ऑयल कम लीजिए, वैसे किडनी पेशेंट को भी बोलते हैं ऑयल कम लीजिए। ऐसा नहीं है कि बॉयल चीज़ें खानी है, थोड़ा बहुत ऑयल खाने में इस्तेमाल करने से टेस्ट आता है, क्योंकि नमक भी कम है, ये भी नहीं है, तो टेस्ट कहाँ से आएगा। सो हैव टू मेक इट टेस्टी। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन भी अच्छे से होगा अगर फैट अच्छे से यूज़ करेंगे तो, ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में। और वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल रखें, ज़्यादा प्रेफर्ड है नॉन वेजिटेरियन ऑयल्स के हिसाब से। नॉन वेजिटेरियन ऑयल्स मतलब घी, वो एनिमल सोर्स है, और मैं जो बता रही हूँ कुकिंग ऑयल, वो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल की मैं बात कर रही हूँ। गॉट द डिफरेंस। दूसरा, फाइबर्स का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारा पेट हमें अच्छे से भरा हुआ लगता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उससे शुगर कंट्रोल रहती है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर किडनी पेशेंट में ये होती है, उसकी वजह है कम पानी की मात्रा।
बिकॉज हम ज़्यादातर पेशेंट्स को कहते हैं अगर आपको वाटर रिटेंशन होती है, कभी स्वेलिंग होती है, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया था ना, पानी फेफड़ों में भर जाता है, तो पेशेंट को कहा जाता है कम पानी पियो, और पानी कम पिएंगे तो मोशन की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है फाइबर बढ़ाओ और पानी कम पियो। बैलेंस जब रखेंगे तो अपने आप मोशन भी ठीक रहेगा और पानी का कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। आई थिंक पानी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए पानी बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, किडनी का किडनी का वर्कलोड भी बढ़ेगा, हार्ट का भी वर्कलोड बढ़ता है, और ज़्यादा तीखा या ऑयली खाने से पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। और डायलिसिस पेशेंट में भी ज़्यादा पानी लेते समय हम जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्रैम्प्स वगैरह आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो फ्लूइड कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले तो हो सके तो जितना ज़रूरत है उतना ही थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के लेने की कोशिश करिए। कभी कभी हो सके तो गार्गल करिए, आइस चिप्स बना के मुंह में रखिए, या फिर अगर जो फ्रूट्स आपको परमिटेड है, पोटेशियम कम है, तो उसको बर्फ़ बना दीजिए, मुंह में घुमाते रहिए, उससे भी ठंडा महसूस होगा, तो अपने आप पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकती है। और जितना हो सके तो आपको बहुत थकाने वाली या बहुत पसीना जिसमें आता है वैसी एक्टिविटी अवॉइड करके नॉर्मल आपका जो बेसिक वॉक है या नॉर्मल रूटीन में जो आप करते हैं वैसी एक्सरसाइज करें तो बेटर रहेगा। पोटेशियम ज़्यादा खाने से हार्ट पे लोड बढ़ता है, किडनी पे कुछ नहीं असर होता है, किडनी का काम है उसको निकालना, बट किडनी के प्रॉब्लम की वजह से वो एक्यूमुलेट होके हार्ट पे लोड बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है, हाई पोटेशियम जो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिस्ट हमारे पास होती है, हम पेशेंट को देते हैं, उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। ज़्यादातर मैंगो की सीज़न के बाद में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जाती है। अभी जस्ट पोस्ट मैंगो सीजन में 3-4 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, मैंगो खा के पोटेशियम बढ़ा है, क्योंकि मैंगोज आर वेरी हाई इन पोटेशियम। तो एक क्वांटिटी पेशेंट को बताना या समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार चखना और हर रोज़ एक आम खाना, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। सो आपको परमिशन दी जाएगी, पर आपको एक एक्सेस में कोई भी चीज़ खाने से ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। सो मैंगो उसमें से एक आता है। दूसरा आता है कोकोनट या फिर पालक। मतलब काफ़ी किडनी पेशेंट्स में जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो लोग समझते हैं पालक की सब्ज़ी खिलाएंगे हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन है, आयरन बराबर है, पर पहले पोटेशियम बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बाद में बढ़ेगा। दैट इज़ अ रिस्क फॉर गिविंग द पालक फॉर द पेशेंट। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लीचिंग या सोकिंग करते हैं। लीचिंग और सोकिंग का मतलब है सब्जियों और दालों को हो सके तो काट के या ऐसे ही गर्म पानी में भिगा के या उबाल के उसका पानी निकाल के उसको इस्तेमाल करना है। दैट्स कॉल्ड लीचिंग, जिससे हम उसका पोटेशियम थोड़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारी चीज़ें बंद कर दे पेशेंट को, आलू बहुत हाई पोटेशियम है मत खाओ, अरे आलू खाने का मन किया है तो क्यों नहीं खाओ, पर लीच करके खाओ। मतलब उसको पानी में उबाल के उसका पानी फेंक के फिर उसको पका लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेशियम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, आप उसको कभी कभी एंजॉय कर सकते हैं। तो उसको बनाने का जो मेथड है वो बदलना ज़रूरी होता है। दूसरा आता है सोडियम, मतलब नमक। और नमक में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, नमक ज़्यादा खाने से बहुत बीपी का प्रॉब्लम जो बढ़ता है, साथ में प्याज भी ज़्यादा लगती है। तो जो ज़्यादातर अपने आइटम्स हैं बहुत सॉल्टी, वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं। अचार, पापड़ और शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो नमकीन्स। शायद हमारे काफ़ी सारी इंडियन फैमिलीज़ में नमकीन इज़ वेरी कॉमन स्टेपल डाइट। भुजिया है या नमकीन है या मठरी है, जो भी हम लोग खाते हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा होने वाले कोई भी आइटम्स खाने में आने से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। काफ़ी टाइम केक्स है, चिप्स है, बेकरी आइटम्स हैं जिसमें बेकिंग पाउडर पड़ता है, प्रोसेस चीज़ें मतलब सॉस केचप वगैरह होता है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़ता है, दे ऑल आर सपोज टू बी द सॉल्टी इंग्रेडिएंट विच क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा हो सके तो खाना बनाने के बाद में ऊपर से नमक छिड़कने से उसका नमक का नमकीनापन जो है बोलते हैं हम, सॉल्टीनेस इज़ रिटेन्ड बेटर। जब उसको कुकिंग के टाइम पे डालते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। सो अगर आपको कम नमक में खाना एडजस्ट करना है तो जितना आप ऊपर से उसको डालने की कोशिश करेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू। और हो सके तो कभी भी जो आजकल लो सोडियम सॉल्ट निकले हैं, बिना डॉक्टर की परमिशन के आप उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें तो अच्छा है। दे आर नॉट रिकमेंडेड टू अ किडनी पेशेंट्स बिकॉज दे आर सपोज टू बी पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट्स। नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के ऊपर। जैसे अभी कहा हड्डियों के लिए ज़रूरी है और हड्डियों में ज़्यादातर मात्रा में रहता है। उसके भी सोर्सेज यहाँ पे बताए हैं, जैसे चीज़, मिल्क प्रोडक्ट, कोको, नट्स। तो अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉस्फोरस की मात्रा देख के इस चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं कि हर पेशेंट के लिए उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए।
विटामिन एंड मिनरल्स के लिए ज़्यादातर हम फ्रूट्स पे रिलाई करते हैं. दूसरा, आपको जो विटामिन की मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम पे फ्रूट्स के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और हो सके तो डायलिसिस पेशेंट्स को इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ब्लड लीक हमारा जो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है. सो फॉर देम it is important to continue with the treatment of multivitamin supplements what has been given to the patients. कुकिंग मेथड पे आ जाते हैं. अब हमने देख लिया क्या खरीदना है, मार्केट जाके आ गए. अभी आते हैं कैसे पकाना है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हो सके उतना कम ऑयल में, जैसे स्टीमिंग है, ड्राई रोस्टिंग, हो सके तो लेस प्रोसेस चीज़ें इंक्लूड करके, और स्पेरिंगली आप ऑयल यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा हर्ब्स वगैरह का भी या मसाले का इस्तेमाल करिए जिससे स्वाद अच्छा लगेगा, एंड दैट कुड बी द ईजिएस्ट पॉसिबिलिटी. अभी रेसिपी क्रिएट करें तो इम्पॉर्टेंट है मील टाइमिंग को डिसाइड करिए, कौन से समय के लिए आप खाना बना रहे हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स, मतलब आप 4-5 चीज़ों को मिला जुला के भी कोई चीज़ बना सकते हैं. अचीव ऑल न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने कहा प्रोटीन ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, तो हर खाने में कुछ ना कुछ आना ज़रूरी है. फाइबर्स भी हो सके तो इंक्लूड करने की कोशिश करिए. दूसरा, कंसिस्टेंसी, मतलब अगर एज के इंसान है 70+, दांतों की तकलीफ है, तो थोड़ा बॉईल करके मैश कर दीजिए. अगर कोई लड़का है या छोटी एज के हैं तो थोड़ा क्रिस्पी बना के दीजिए, तो उनको पसंद आएगा उनके टेक्सचर के हिसाब से. और हर्ब्स एंड स्पाइसेस मैंने कहा थोड़ी मात्रा में यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है. दे विल गिव मी द गुड फ्लेवर्स. जैसे हम बोलते हैं इंडियन हर्ब्स वी हैव तुलसी, मिंट, क्लव, बे लीफ, वो सब हम खाने में यूज़ करते हैं ना. क्या बोलते हैं अपना गरम मसाला. They all give me good flavors to the food. So उनको भी use कर सकते हैं. Do not be hesitate to use that. Preferably you use in a moderation. दूसरा, हो सके तो खाने को 5 से 6 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के देने की कोशिश करिए. और यहाँ पे कुछ मैंने क्वांटिटी लिखी है, मतलब 1 कप बराबर कितना या 1 कटोरी बराबर कितना, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ये वाटर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन में कन्फ्यूजन होता है. जब भी डॉक्टर कहते हैं फ्लूइड 1 लीटर, वो समझते हैं पानी 1 लीटर. फ्लूइड इंक्लूड्स चाय, दूध, पानी, सूप, सब मिला के 1 लीटर. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो भी आपको कटोरियाँ बताई हैं, उसका मतलब अगर 1 कटोरी मैंने पतली दाल खाई है तो मतलब 100 ml का फ्लूइड मेरा चला गया है. या 1 कप भर के मैंने चाय पी है तो 150 ml ऑफ मेरा वाटर वहाँ से माइनस करना ज़रूरी है. आई हैव टू बैलेंस दैट फॉर द फ्लूइड. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फ्लूइड. और लास्टली, स्ट्रेस को कम करना बहुत बहुत ज़रूरी है. ये मैंने टाइम टेबल दिया है. प्रेफरेबली हम चाहते हैं कि आप दिन में 6 बार थोड़े थोड़े हिस्सों में खाने की कोशिश करिए. सो आई हैव गिवन यू द टाइम सेट फॉर दैट. और ये मेरी थोड़ी बहुत कुछ रेसिपी है. बी नाउ कम टू द ट्रांसप्लांट. इंपॉर्टेंट इज रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर लास्ट, hygiene and cleanliness, because infection post transplant related to the food is very 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 common. So उसके लिए रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर लास्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हाइजीन. सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेट सेफ, प्रिपेयर एंड हैंडलर ऑफ द फूड. जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं या आपको सर्व करते हैं, हैंड वॉश, प्रॉपर कुकिंग मेथड्स. दूसरा तो आपका मेडिसिन जो वगैरह बताया है आपको, फॉस्फेट बाइंडर्स वगैरह भी जो भी आपकी मेडिसिन है, दैट यू शुड बी टेकिंग केयर प्रॉपरली. डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट, रेगुलर एक्सरसाइज. थैंक यू.